अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। गुज़श्ता रात साइफर के हवाले से जो अडयाला जेल में डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है कि एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके खिलाफ ट्रायल इतनी जल्दी में किया जा रहा है कि कोई कानूनी तकाजा जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा, क्योंकि गुज़श्ता रात 12 बजे तक साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में चलाया गया है। दोनों तरफ सरकारी वकला हैं, यानी इमरान खान के जो वकला हैं उन्हें भी जरा का हक नहीं दिया गया, उस तरफ भी सरकारी वकला तैनात करके जो जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उन्होंने रात 12 बजे तक ट्रायल चलाया है, जो कि शायद मुल्क की तारीख का पहली मरतबा ऐसा केस था कि जेल में बैठे एक शख्स का रात 12 बजे ट्रायल चलाया गया है। इस सारी सिचुएशन को ऐसा क्यों बनाया गया, इस ट्रायल को ऐसा क्यों बनाया गया, इस सब के ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ अब जो 25 गवाहान थे, जो सरकारी गवाहान थे, उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है रात गए। इसके साथ अब 342 का जो हतमी बयान है उस हवाले से जो सवालनामा है वो तैयार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता रात समाअत मुलतवी हुई है उसके बाद जो चेयरमैन मुंतखब हुए थे बैरिस्टर गौर, जो इमरान खान के नामजद करदा चेयरमैन थे, उन्होंने एक आके जो एमरजेंसी में स्टेटमेंट है वो भी उन्हें जारी करना पड़ा। यहाँ तक की सूरत हाल ये बनी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से जो रऊफ हसन है उनके तर्जमान, उन्हें एक बयान जारी करना पड़ा, बाकायदा एक प्रेस रिलीज सामने आई। और उसके साथ साथ जितने भी वकला थे वो सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने बार बार आवाम से एक इल्तिजा की, एक अपील की कि देखिए जी, आपको उकसाया जा रहा है, आपने मुश्तिल नहीं होना। तो ये आखिर गुज़श्ता रात जो अडयाला जेल में सिचुएशन बनी है, इस सब की वजूहात क्या हैं? और साइफर ट्रायल के इस मौके पर जो गुज़श्ता रात हुआ है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जज से क्या मुकालमा किया है, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आज आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूं कि अमूमन आपको भी पता है साइफर का जो मामला है उसके ऊपर ट्रायल जारी था और गुज़श्ता एक हफ्ते से ये खबरें आ रही थी कि जी साइफर का जो ट्रायल है वो 8 फरवरी से कबल, इंतखाबात से कबल हर सूरत मुकम्मल करना चाहते हैं लोग। तो उसी हवाले से फिर आखिर चलें ये खबरें भी आ रही थी कि कोई कह रहा था 5 फरवरी, कोई कह रहा था 6 फरवरी को साइफर का जो फैसला है वो हो जाना है। तो जिस स्पीड से गुज़श्ता रात ये सारा मामला हुआ है, ये शायद मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी भी मुल्जिम के खिलाफ, जो इस मुल्क का साबिक वजीर आजम रह चुका हो, एक और साबिक वजीर खारजा रह चुका हो, आप उनके खिलाफ इस तरह कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए जो ट्रायल करते हैं, तो ये तो अपील में आकर, यानी अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला आता है तो ये मेरिट्स पे तो बात ही नहीं होगी। बात ये होगी कि जी साइफर का जिस तरह से ट्रायल हुआ है ये तोशाखाना पार्ट 2, बल्कि इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में जाकर ये केस उठ जाएगा। तो अब गुज़श्ता रात जब ये सारा मामला हो रहा था तो एक पैनिक क्रिएट हो गया, हर तरफ सोशल मीडिया पे ये बातें होने लग गई कि आज रात ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन वो फिर समाअत मुलतवी कर दी गई और आज तक उसे मुलतवी किया गया था। आज 342 का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा और जो हतमी दलाइल हैं वो आने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि जी अगले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें साइफर का फैसला सुना दिया जाएगा। इस हवाले से आज के रोज जैसे ही साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो कुछ दोस्त हमारे वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने जो जज हैं अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन, उनसे कुछ मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि आप अगर फेयर ट्रायल के लिए फराग दिली का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे तो इंसाफ कैसे होगा? अगर मेरा मौकफ नहीं सुना जाएगा तो मैं मजबूर हूं कि कहूं आई हैव बीन बुचर्ड। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये तारीख लिखी जा रही है, इंसानी तकाजों को पामाल ना करें। जब बंदा जकड़ा हुआ हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज में बात कर जाता है, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। अब ये सारा मुकालमा था शाह महमूद कुरैशी साहब का। वो खासे बरहम भी हुए, वो खासे फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आए, उन्होंने ऊंची आवाज में बात की, तल्ख उनका लहजा भी था। मगर इस सब में इमरान खान साहब, जिस तरह अमूमी तौर पर उनका अब तक 5 अगस्त के बाद जेल में उनके ये सारे मामलात रहे हैं, वो कल भी उन्होंने आकर वो जो एक उनका एक अपना स्टाइल है उसमें आकर उन्होंने बात की। जो चीजें रिपोर्ट हुई, उन्होंने कहा जी कि जज से मुखातिब होते हुए कहा जी कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं, आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, मेरी हाजिरी लगा लीजिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जी मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरी यहाँ मौजूदगी अब बेसबब है, लिहाजा मैं जा रहा हूं। तो जैसे ही जज साहब ने उन्हें हाजिरी लगवाने के बाद इजाजत दी तो खान साहब चले गए। अब सिचुएशन पैनिक हो गई। अब जो सूरत हाल गुज़श्ता रात बनी, जो बातें होना शुरू हो गई जी कि फैसला आज की रात ही सुनाया जाएगा, तो उसी दौरान जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने भी बाहर आकर मीडिया से बात की और उन्होंने यही कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा, उन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि देखिए जी आपकी जो अम्ब्रेला है उसके नीचे इस तरह का एक ट्रायल हो रहा है। और उन्होंने खैर ये भी अपील की कि
जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस तमाम तर मामले पर सो मोटो नोटिस भी ले, और उन्होंने फिर वो सारी सिचुएशन बताई भी कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और आज अंदर क्या हुआ। मगर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर बाकायदा तौर पर एक अलामिया जारी किया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर आखिर में बात करते हैं कि आखिर सिचुएशंस हो क्या सकती हैं, ये सारी सूरत हाल बनाई क्यों गई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई नया एक ऐसा ट्रैप तो नहीं बिछाया जा रहा जिसमें वो फंस जाएं। और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात भी सामने हैं और आज के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो खबर आई, तो इस तमाम तर मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी इस मौके पर के जो दस्तूर और कानून है और फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाजों को पामाल करते हुए बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर और तोशा खाना जैसे झूठे और मन घड़त मुकदमात पर तेज तरीन अदालती कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो फेयर ट्रायल है इसकी धज्जियां उड़ाने की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अदालती कंधा इस्तेमाल करते हुए बदतरीन सियासी इंतकाम का जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुदाखलत की, उन्होंने गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करे। इसके साथ साथ जो उनके तर्जमान है रऊफ हसन साहब, उन्होंने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें यह भी लिखा कि बानी चेयरमैन इमरान खान को असूलों पर समझौता करने पर मजबूर करने और अवाम को एक मकबूल सियासी जमात और एक सियासी कायद से महरूम करने के लिए कानून इंसाफ और फेयर ट्रायल के जो चीथड़े हैं वो उड़ाए जा रहे हैं। एक ही रोज में 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुसावी अदालतें लगाकर दुनिया के सामने इंसाफ और फराहमी को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि जी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिरा के हक को गैर कानूनी तौर पर खत्म करके इंसाफ को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये खैर बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी हुआ। अब इस सारे मामलात में साइफर में क्या सजा हो सकती है, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के पास अब तक क्या कानूनी तौर पर ऑप्शन है, ये जरा बात कर लेते हैं। उसके बाद जज साहब की मर्जी है, वो चाहे उस पर कोई भी सजा सुना सकते हैं जिस तरह ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है। साइफर के ऊपर इमरान खान के ऊपर बुनियादी तौर पर 3 इल्जाम थे। सबसे पहला इल्जाम तो यही था कि जी जो साइफर उन्होंने पब्लिक किया, साइफर का जो मतन उन्होंने पब्लिक किया, उससे जो दुश्मन ममालिक है उनको फायदा पहुंचा। ये केस या ये एलिगेशन सबसे खतरनाक था, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(3) की जो क्लॉज बी है वो उसके ऊपर लगती थी। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तर मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जजमेंट में लिख दिया कि जी जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो साबित करने में नाकाम रहे हैं कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ को अक्यूज्ड हैं, वाइस चेयरमैन थे, खैर अब तो वो नहीं रहे लेकिन वो पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथ में है, शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वजीर खारजा के, उनके खिलाफ इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा इस सेक्शन का इतलाक नहीं होता। जब उस सेक्शन का इतलाक ही नहीं होता तो फिर जो वो एक मैक्सिमम सजा थी जिसमें सजाए मौत भी कहा जा रहा था, 14 साल की सजा भी कहा जा रही थी, उम्र कैद की सजा भी कही जा रही थी, वो तो खत्म हो गई। क्योंकि अब चाहे जज साहब सुना भी दें, अपीलें आनी हैं उस सामने मामलात में। और उसके बाद फिर एक आम मामला बचता है, वो मामला ये था कि जी जो साइफर है उसके मतन को पब्लिक करके सियासी फायदे उठाए गए। अब उसमें जो सेक्रेटरी खारजा साबिक गुजरे हैं, उसके साथ साथ आजम खान साहब, उन दोनों ने जो जाके बयान वहां पे रिकॉर्ड कराया, उससे तो वो मामला भी मशकूक हो गया था जो वो प्रोसिक्यूशन का इल्जाम था। अब चाहे वो इल्जाम साबित करें या ना करें, फिर जो अब्बासी साहब हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, हमने देखा कि वो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर रियासती जबर का एक सिलसिला शुरू होता है, और वो शुरू होता है 2022 के उस तारीख से जब बनीगाला चौक, इमरान खान चौक से पहली मरतबा एक बयान के नतीजे में जो उन्होंने एयरवाई पे दिया, जो शहबाज गिल साहब थे, वहां से उनकी जो गिरफ्तारी शुरू होती है और फिर वो तमाम तरह एपिसोड आज तक हर नए रोज एक नई जबर, तशद्दुद, फस्तायत, इसकी नई दास्तान सुनने को मिलती है। तो उसमें जो एक प्रोसिक्यूटर रहे हैं हमेशा स्टेट के, वो सुप्रीम कोर्ट में तो केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। मगर गुज़श्ता दिनों उन्होंने बाहर आके अडयाला जेल के एक बात की कि उन्होंने कहा कि जी सजाए मौत भी हो सकती है। तो अब इंतखाबात से बिल्कुल कबल ये आके कह देना कि एक साबिक वजीर आजम, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमात, सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात, जिसे इंतखाबात से बाहर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, वो सियासी जमात, उनके लीडर को फांसी की सज़ा देना, या फिर जो गुज़श्ता रात पैनिक क्रिएट किया गया, उसकी वजह यही हो सकती है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्हें मुश्तल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक बार मतलब फिर बाहर निकलें, वो बाहर निकलें और जो कानूनी खिलाफ वर्जी है वो हो, और फिर रियासत को एक नया नैरेटिव मिले। बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि 9 मई का जो वाक़या था वो नहीं होना चाहिए, तो उस वाक़े में मुलविस जो किरदार हैं उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर के फैसले में भी कहा था कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो प्रिवेल होना चाहिए,
اور جسٹس منیب اختر نے اپنے تفصیلی فیصلے میں وجوہات بھی لکھی کہ برطانیہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ برطانیہ میں تو جنگی حالات میں بھی جو لا آف دا لینڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو سول رائٹس ہیں وہ واپس نہیں ہوتے، اور جو فوجداری عام سول کورٹس ہیں وہاں پر مقدمات چلائے جاتے ہیں، تو ان پہ مقدمات چلانے بھی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں کیس ابھی پینڈنگ بھی ہے، اور جو اگر کوئی اس میں معصوم ہے، بہرحال وہ ایک کنٹروورشل معاملہ ضرور تھا۔ تو اسی طرح کی ایک اور سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے جو بظاہر میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے وکلا ہیں، انہوں نے بارہا کل رات اس کا حوالہ بھی دیا، سوشل میڈیا پہ بات بھی کی، کارکنان سے اپیل بھی کی کہ آپ پرامن رہیں۔ جو دوسری وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ مایوسی پھیلانا ہے۔ مایوسی اتنی پھیلا دی جائے آپ کو اس سارے معاملات میں، وہ جو پہلے تو ہوتا تھا کہ جو آفیشیل ترجمان ہیں وہ آ کے پریس اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، اب نکے نکے ترجمان بھی مارکیٹ میں چھوڑے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بھی خبریں پھینکی جاتی ہیں۔ تو ایک مایوسی کی فضا آج کل پھیلائی جا رہی ہے جی کہ آپ کے ووٹ کا کیا فائدہ، آپ ووٹ ڈالیں گے کسے، نکلے گا کسے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو بھی یہاں پر مایوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے جو ایک مایوسی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی، آپ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انتخابات کے دن کیا ہوگا، انتخابات کے بعد کیا ہوگا، وہ بعد کی صورتحال ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ووٹ کی طاقت ہے، اس کے لیے باہر نکلیں، 8 فروری کو ووٹ دیں، اپنی پسندیدہ جماعت کو ووٹ دیں جس کے لیے آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس سارے معاملے پہ میرا ایک نیریٹو تھا، میرا شروع سے پہلے دن سے ایک اوپینین تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہائی کورٹ میں جا کر سائفر کے معاملے پر سٹے لیتی رہی ہے، یہ تمام طرح ان نیسیسری ایکسرسائز تھی۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا عمران خان صاحب کو سزا ہونے دیتے، اور جس طرح توشہ خانہ کے بعد سائفر کا معاملہ تھا اور پروسیکیوشن نے جو الزامات لگا رکھے تھے وہ ثابت کرنا ہی ناممکن تھا۔ تو اب بھی جو سزا سنا دی جائے گی، تو جس دن یہ ہائی کورٹ میں کیس آیا، یہ ہائی کورٹ میں کیس روک ہی نہیں سکتا، اور کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ان کا گلہ جائز بھی ہے کہ جی جس طرح اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ چلائی جا رہی ہے تو عمران خان کو کہاں ریلیف ملے گا۔ بہرحال عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہے، عدالتوں سے ہی ریلیف ملتا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا بھی فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو ڈویژن بینچ تھا انہوں نے معطل کیا، سپریم کورٹ سے پھر ضمانت بھی سائفر کی ملی۔ تو عدلیہ سے ریلیف آپ کو ملتا ہے، عدلیہ سے ریلیف آپ لے لیتے ہیں جب پورے قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال اگر یہ سزا سنا دی جاتی ہے، پھانسی کی سزا سنائی جائے، عمر قید کی سزا سنائی جائے، 14 سال کی سزا سنائی جائے، تو جس روز یہ اپیل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس روز یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے روز جب سائفر کا معاملہ ایک بار پھر سے ٹرائل شروع ہوتا ہے تو کیا صورتحال واضح ہوتی ہے۔ 342 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، حتمی دلائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ججمنٹ سنائی جاتی ہے۔ جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھے گا۔ تب تک لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔